everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. राइट, अब तक हमने देखा कि किस तरह जैकोबिन क्लब फॉर्म हुआ था, जैकोबिन गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद किस तरह जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे उनकी डेथ हो गई और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्होंने अपने आप को हेड डिक्लेयर कर दिया था. राइट, उसके आगे हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि किस तरह वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था, किस तरह वुमेन्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उनका रोल बखूबी निभाया था. ठीक है, अभी आज की क्लास में हम देखेंगे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी का मतलब हम सबको पता है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, स्लेवरी मतलब गुलामी. ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग से अब तक स्टोरी देखते हैं तो सबसे पहले चलता था ओल्ड रिजिम. ओल्ड रिजिम का जो एरा था ये ओल्ड रिजिम में कौन रूल करता था? तो किंग रूल करते थे. किंग रूल करते थे मतलब ऑब्वियस है, उनके नीचे उनके सेवक, गुलाम, स्लेव्स सभी लोग थे. तो यहाँ पे स्लेवरी थी. जब ये ओल्ड रिजिम खत्म हुआ फिर बनी थी नेशनल असेंबली. ठीक है, नेशनल असेंबली मतलब कन्वेक्शन के दौरान, इस दौरान पे खाली डिबेट होती थी स्लेवरी को अबॉलिश करने की. इस दौरान क्या होता था? खाली डिबेट होती थी स्लेवरी को अबॉलिश करने की. हाँ, बात होती थी स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहिए, इट इज नॉट वर्किंग. तो कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, स्लेवरी को अबॉलिश नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि स्लेव से तो उनका काम चल रहा है. ठीक है, सो ये सारा डिबेट में ही निकल गया. उसके बाद आया जैकोबिन गवर्नमेंट. ठीक है, जब जैकोबिन क्लब आया तब यहाँ पे स्लेवरी फाइनली अबॉलिश हो गई थी. फाइनली तो नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे स्लेवरी अबॉलिश हो गई थी. अभी यहाँ पे स्लेवरी क्यों अबॉलिश हुई थी जैकोबिन क्लब के दौरान? क्योंकि स्पेशली जो जैकोबिन क्लब फॉर्म हुआ था वो स्पेशली थर्ड स्टेट के लोगों के फेवर में हुआ था. ठीक है, और जो स्लेव्स होते हैं, जो स्लेव्स होते थे इनफैक्ट उस दौरान, वो सारे किसको बिलोंग करते थे? कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे? थर्ड स्टेट. आई होप यू ऑल रिमेम्बर थी जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि 3 स्टेट में लोग डिवाइडेड थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. फर्स्ट में सारे प्रीस्ट और सारे ही मतलब अपर क्लास लोग बोलते थे. सेकेंड में सारे ही नोबल्स, नाइट्स, ये सारे बिलोंग करते थे. और थर्ड स्टेट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था. ठीक है, सो जैकोबिन क्लब के दौरान, जैकोबिन जो क्लब बना था, जो गवर्नमेंट थी, वो स्पेशली थर्ड स्टेट के लोगों के फेवर में थी और वही लोग सपोर्ट कर रहे थे. इसलिए इस दौरान यहाँ पे स्लेवरी अबॉलिश हो गई थी. ठीक है, अब जब जैकोबिन क्लब डेमोलिश हो गया उसके बाद हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो नेपोलियन बोनापार्ट थे ना, वही उन्होंने अपने आप को हेड डिक्लेयर कर लिया था. वो पावर में आ गए थे. जब ये पावर में आए थे तो इन्होंने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस किया था. आई होप यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि कब स्लेवरी स्टार्ट हुई थी, कैसे स्लेवरी स्टार्ट हुई थी, कैसे यहाँ पे नेशनल असेंबली के टाइम पे स्लेवरी अबॉलिश करने की डिबेट हुई. जैकोबिन क्लब में अबॉलिश हो गई थी जैकोबिन क्लब के दौरान, और जब नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आए तब स्लेवरी वापस रीइंट्रोड्यूस हो गई. अभी रीइंट्रोड्यूस हुई तो रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी कैसे हुई? तो नेपोलियन बोनापार्ट जब पावर में आए ना, ये जब पावर में आए, NB मतलब नेपोलियन बोनापार्ट. ठीक है, ये जब पावर में आए तो इन्होंने अपना इनकम जो बिजनेस था, जो ट्रेडिंग थी, वो बढ़ाने का सोचा. अभी ये किस में डील करते थे? तो टबैको, कॉफी, इंडिगो, ठीक है, ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे क्रॉप्स में ये डील करते थे. ठीक है, टबैको, कॉफी, इंडिगो, ये सारे क्रॉप्स में ये डील करते थे. और जब ये रूल में तो कहाँ रहते थे? यूरोप में रहते थे. और यूरोप का जो क्लाइमेट था वो ये सारे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सूटेबल नहीं था. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो नेबरिंग कंट्रीज थी ना, नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका और काफी सारी कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज में इन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली थी. ठीक है,
ये कॉलोनीज बना के क्या की थी, यहाँ पे इन्होंने लैंड परचेस कर ली थी और वो लैंड पे ये फार्मिंग करना चाहते थे। अभी फार्मिंग करना तो चाहते थे, पर यहाँ पर अमेरिका के पास उतना मैन पावर नहीं था और अफ्रीका के पास लैंड कम थी पर मैन पावर ज्यादा था। ठीक है, और यूरोप में तो क्लाइमेट ही सूटेबल नहीं था, तो यूरोप में तो ट्रेड करने का बात आता ही नहीं है। तो ये क्या करते थे, अफ्रीका से स्लेव्स को बुलाते थे। ठीक है, अफ्रीका से स्लेव्स को बुलाते थे, कहाँ बुलाते थे, तो यूरोप में। ठीक है, और यूरोप से उनको भेजते थे अमेरिका। यूरोप से वो स्लेव्स को भेजते थे अमेरिका, क्या करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए। फार्मिंग करने के बाद भी वो फार्म से वो प्रोडक्ट सेल करना, परचेस करना, सीड, सारा ही कुछ ये जो स्लेव्स थे, जो स्लेव्स को वो ट्रेड करते थे, इससे स्लेव ट्रेड बोला जाता था। ठीक है, और इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोला जाता था। क्यों ट्रायंगुलर, क्योंकि ये कुछ ऐसे बनता था। अफ्रीका से स्लेव को बुलाते थे कहाँ पे, यूरोप में बुलाते थे और यूरोप से इसको भेजते थे अमेरिका में। ठीक है, सो इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बुलाते थे। और ये जो स्लेव ट्रेड के दौरान जो स्लेव्स है, अगर वो कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं तो सारा का सारा पैसा उन्हें देना पड़ता था, नेपोलियन बोनापार्ट को। उसके बाद ये डिसाइड करते थे कि कौन से स्लेव को कितना दिया जाएगा, कभी कभी तो नहीं भी दिया जाएगा। इसीलिए हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि द कंडीशन ऑफ द स्लेव्स वाज मिजरेबल, राइट। आई होप इट इज क्लियर टिल यहाँ तक स्लेव ट्रेड के बारे में। अभी ये तो स्लेवरी री इंट्रोड्यूस हुई। स्लेवरी जो है वो फाइनली अबॉलिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 1848। स्लेवरी जो थी वो अबॉलिश हो चुकी थी। यस, so I hope that the topic of abolition of slavery is clear till here. And one more thing guys, हम every class में 2 से 3 टॉपिक कवर करते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, सो अब हम देखेंगे रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, नाम से ही पता चलता है रिवॉल्यूशन मीन्स व्हाट, अ बिग चेंज, एवरीडे लाइफ मीन्स व्हाट, अपना डेली रूटीन, राइट। सो डेली रूटीन पे रोजाना की जो हमारी दिनचर्या होती है, या दिनचर्या तो नहीं बोल सकते, पर जो हमारा डेली लाइफ है, रूटीन है, उस पर रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था वो देखेंगे। तो जैसे जैसे रिवॉल्यूशन आता गया, मतलब जैसे जैसे चेंजेस आते गए, चेंजेस इन व्हाट सेंस, लॉ बनते गए। ठीक है, लोगों को लिबर्टी मिलती गई, इक्वालिटी मिलती गई, मिलती तो गई वो तो ठीक है, आइडिया भी आती गई, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे ये सारा चीजें चेंज होती गई, वैसे वैसे लोगों की लाइफ भी थोड़ी चेंज होती गई। लोग भी अपना अपनी बात रखने की, उनके पास भी अपनी बात रखने का हक आता गया। ठीक है, और द मेन थिंग जो यहाँ पे था, रिवॉल्यूशन जब हुआ तो जो मेन थिंग जो लोगों के फेवर में आया वो था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। अभी ये सेंसरशिप क्या होता है, सेंसरशिप वो होता है कि कोई एक पर्सन के पास सबको रूल करने का अथॉरिटी हुआ। ठीक है, जैसे कि ओल्ड रिजिम के टाइम पर सेंसरशिप जो होता था वो किसके पास होता था, किंग के पास होता था। तो ये जो सेंसरशिप वाला जो कंसेप्ट था उसे क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अगर और फिर न्यू रेजिम का बर्थ हुआ। अगर आप डिफरेंस देखेंगे ना ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में, ठीक है, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में डिफरेंस देखे तो ओल्ड रिजिम में सारा का सारा अथॉरिटी किसके पास था, किंग के पास। लोगों को बोले उठ तो उठने का, बैठो तो बैठने का, ये हालत थी ओल्ड रिजिम के दौरान। फिर जैसे जैसे न्यू रिजिम आया वैसे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया, मतलब लोग अपनी बात, अपनी सोच, अपना मुद्दा रख सकते हैं, ये अधिकार दिया न्यू रिजिम के दौरान। ये अधिकार कैसे दिया, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन असेंबली में डिक्लेयर किया था, है ना, डिक्लेरेशन ऑफ
मैन एंड सिटीजन हमने याद है फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करके पढ़ी थी, डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन। उसके वजह से क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी दिया गया। लोग अभी अपनी बात कैसे एक्सप्रेस करते थे, तो एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास ऑप्शन थे, प्रिंट मीडिया थे, सॉन्ग के दौरान पोम के सॉन्ग के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, पोम के द्वारा, ठीक है, जैसे उनको सही लगे लिख के देना है, लेटर लिखना है, जैसे उनको सही लगे उस तरह से वो अपना सारा मुद्दा रखने लगे। और इस तरह से ओल्ड रेजिम से न्यू रेजिम में लोग कन्वर्ट हो गए। इसीलिए बोला गया है कि रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ मीन्स कि लोगों की जो डेली लाइफ थी, जहां पे पहले ओल्ड रेजिम के दौरान जब किंग रूल करते थे तो लोगों को अपना छोटा छोटा बात बोलने का भी राइट नहीं था, वो अब चेंज हो चुका था न्यू रेजिम में। ठीक है, लोग अपनी हर बात बोल सकते थे, अपना हर मुद्दा रख सकते थे। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। यस, अभी लास्ट टॉपिक ऑफ द डे ऑल्सो एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो इज, हम कब से पढ़ रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी आगे, ठीक है। सो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो एम्परर बने इन द ईयर ऑफ 1804, ठीक है, 1804 में ये एम्परर बने। और इन्होंने एम्परर बनने के बाद ही कनकर्ड many European societies और European neighboring countries, you can say many neighboring countries ही conquered, ठीक है। फिर इन्हें मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप भी बोला जाता है। क्यों मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो पॉलिटिकली मतलब जो प्राइवेट सोसाइटी थी, ठीक है, जो प्राइवेट सोसाइटी थी उन्हें खुद का हक दे दिया था। फिर इन्होंने क्या किया था, इक्वल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट लाया था और एक डेसिमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया था। अभी मैं बताती हूँ इक्वल मेजरमेंट और डेसिमल सिस्टम क्या होता है। पहले के जमाने में ना, अभी तो कैसे हमारे वेइंग मशीन्स होते हैं, पहले के जमाने में वैसे वेइंग मशीन्स नहीं होते थे। लोग अपने हिसाब से, अगर मुझे लगता है कि ये 5 ग्राम का है तो मैं इसको 5 ग्राम के हिसाब से मापूंगी। अगर मुझे लगता है कि ये 10 ग्राम का है तो मैं इसको 10 ग्राम के हिसाब से मापूंगी। मतलब कोई फिक्स मेजर नहीं था, ठीक है। लोग अपनी मर्जी से अपना वेट लगा के मेजर करते थे, ठीक है। तो वो उन्होंने कैंसिल करा और इक्वल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट लाया। जैसे अभी आज हम जाते हैं तो जिनके पास वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं होता है, जो ओल्ड आयरन का वेइंग मशीन होता है, उसमें भी दे हैव देयर मोल्ड्स, राइट, 1 kg का, 2 kg का, 5 kg का। सो दैट इज एक्यूरेट, ठीक है। पहले एक्यूरेट नहीं होता था, तो एक्यूरेट का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया था। सेकेंड लाया था डेसिमल सिस्टम। अभी डेसिमल सिस्टम क्या है, अगर मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ और वो आया 1.2 किलो का, आई मीन 1 किलोग्राम एंड 2 ग्राम्स का, 200 ग्राम्स का, ठीक है, 1 किलोग्राम 200 ग्राम्स का अगर वो आया, तो ये जो पीछे के 200 ग्राम है ना, उसकी तो कोई गिनती नहीं होती थी। या तो उसके बढ़ाकर पैसे लेते थे या तो उसके कम करके पैसे लेते थे। अगर 1.5 किलो मैंने लिया है तो वो 1.5 किलो में से 1 किलो के ऊपर की गिनती होती थी। मतलब वो 500 ग्राम की कोई गिनती नहीं होती थी। डेसिमल के बाद जो भी लगता है ना, उसकी कोई गिनती नहीं होती थी। तो लोगों के इसमें बहुत पैसे जाते थे, तो वो पैसे बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, डेसिमल सिस्टम भी लाया। अगर हम देखें तो ये तो लोगों के लिए सब अच्छा ही कर रहे थे। प्राइवेट सोसाइटीज को लीगल कर दिया, उनको अपना अधिकार दे दिया, इक्वल मेजरमेंट लाया, डेसिमल सिस्टम लाया, फिर भी लोग इनको अपोज कर रहे थे। अभी क्यों अपोज कर रहे थे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि ये अकेला बंदा मिलके हमारा जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको अबॉलिश कर रहा है, या हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम को छीनने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो इनको अपोज करने लगे, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियस है ना, कहीं भी ये चलता है, अगर कोई इंसान आगे बढ़ता है तो देयर आर ऑलवेज एन एनिमीज, राइट। सो वही सेम यहाँ पे केस था। जब ये सारा हो रहा था उस दौरान इनकी एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू बोला जाता है जिन्हें, ठीक है। वो बैटल हुई थी इन द ईयर ऑफ 1815 में हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू, जहां पर इन्हें
डिफीट कर दिया गया था, ठीक है, जहां पर इन्हें डिफीट कर दिया गया था। पर इनकी जो आइडियाज थी, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी वो सोसाइटी में आगे बढ़ाया गया। भले इन्हें यहाँ पे डिफीट कर दिया, पर इनकी जो आइडिया थी, ये आइडिया को आगे बढ़ाया गया। और ये आइडिया को आगे कैरी फॉरवर्ड किसने किया? तो दो पर्सन, टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय। आई होप हम सब जानते हैं इन्हें, टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय दोनों ही इंडियन लीडर्स और इंडियन रिफॉर्मर्स थे, राइट। टीपू सुल्तान को तो किंग ऑफ मैसूर बोला जाता है, हम सबको यह पता है। दोनों ही बेसिकली इंडियन रिफॉर्मर्स थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। इन्होंने जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो आइडिया था लिबर्टी और इक्वालिटी को, इसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया और फाइनली यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी जो चेंजेस थे वो सारे चेंजेस यहाँ पर आ चुके थे। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप वो डाउट आपके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल श्योरली रीड एंड आई विल ट्राई टू रीच योर एक्सपेक्टेशंस इन क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। Thank you so much for watching the video. Keep liking, keep sharing.